नमस्कार। जनसंचार माध्यम और लेखन की अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे भारत में अखबारी पत्रकारिता का आरंभ और रेडियो और जो भी माध्यम है उनकी जानकारी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पत्रकारिता के सोपान पढ़े। अब मैं बताने जा रही हूँ कि पत्रकारिता का आरंभ किस प्रकार हुआ और कहाँ कहाँ हुआ। भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता से निकला था, जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्यत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। मतलब पहला हिंदी जो समाचार पत्र था वो साप्ताहिक था, मतलब सप्ताह में एक ही दिन आता था। उसका नाम था उद्यत मार्तंड और उसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल, जो कि कलकत्ता से निकलता था। हिंदी भाषा के विकास के शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। तो गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के पहल के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव, प्रताप नारायण, शिवपूजन रामवृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त। तो उस समय के महत्वपूर्ण जो अखबार निकलते थे, उन्होंने आज़ादी दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख हैं। अब स्वतंत्र भारत के प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से हैं? वो तो थे स्वतंत्रता से पहले के। अब स्वतंत्र भारत के जो समाचार पत्र हैं उसमें प्रमुख हैं नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। आज़ादी के बाद हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, इनका नाम लिया जाता है। अगला है, हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियो। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह है 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मॉकनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की। तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। किसने किया इसका आविष्कार? मॉकनी ने, और इटली के थे ये 1895 में। पहले विश्व युद्ध तक ये सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। भारत में 1892 में रेडियो की शुरुआत हुई। 1921 में मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया में रेडियो की स्थापना हुई। आज़ादी के समय तक देश में कुल रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर, पेशावर, इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो का एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों के कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1993 में एक FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई हैं, लेकिन अभी उन्हें समाचार और सामुदायिक कार्यक्रम के प्रसारण की अनुमति नहीं है। रेडियो की विशेषता क्या है? ये एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शस्त्र कहा था।
ध्वनि तरंगों के जरिए ये देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गाँव में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहां रेडियो ही एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविज़न की तुलना में ये मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए हैं। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशनों, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेजिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया कई विदेशी प्रसारण का जाल बिछा हुआ है। फिर है टेलीविज़न। हमने समाचार पत्र पढ़े, रेडियो पढ़ा और अब है टेलीविज़न। तो आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है। ये तो आप भी जानते हैं बच्चों कि टेलीविज़न तो हर घर में कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। रेडियो की बात छोड़ो, रेडियो तो अब जा चुका है। रेडियो कोई नहीं सुनता है, बहुत कम लोग सुनते हैं रेडियो को। लेकिन टेलीविज़न है वह हर घर की लोकप्रिय वस्तु बन चुकी है। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 को हुई। इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गाँव में 2 टीवी सेट लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। ये हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज़ 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए। लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। 1 अप्रैल 1976 को इसे अलग कर दिया गया, इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। तो किस तरह से देखो टीवी की शुरुआत हुई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वे देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए न बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना देगा। तो टेलीविज़न के उद्देश्य कौन कौन से हैं? समाज में परिवर्तन लाना है, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है, वैज्ञानिक चेतना का विकास करना है, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देना है, कृषि से संबंधित जो भी विकास हो सकते हैं उसके बारे में बताना है, पर्यावरण संरक्षण को किस तरह से सुरक्षित रखना है, समाज में विकास के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, विकास कैसे हो सकता है, ये सब बताना है, खेलों को प्रोत्साहन कैसे मिल सकता है, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन और उसको बनाए कैसे रखना है, ये सब जानकारी देने का उद्देश्य टीवी का होता है, टेलीविज़न का होता है। फिर जो टेलीविज़न है, दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है। लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा है। पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर अपनी जगह नहीं बना पाया। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली है। मतलब जो उद्देश्य थे टेलीविज़न के वो पूरे हुए या नहीं हुए, लेकिन इसने मनोरंजन के क्षेत्र में अपना अच्छा खासा स्थान बनाया है। क्योंकि जो न्यूज़ देता है, टीवी के माध्यम से जो न्यूज़ मिलती है वो निष्पक्ष नहीं होती है। उसमें लगता है कि सरकार के पक्ष में कुछ संवाददाता बोलते हैं या फिर बुलवाती है सरकार। इस तरह के बातें सामने आई टेलीविज़न के मामले में। लेकिन मनोरंजन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। टेलीविज़न का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देसी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। फिर सिनेमा जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि ये जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने के कार्य नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। क्योंकि हम कोई भी फिल्म देखने जाते हैं तो उससे हमें कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर प्राप्त होता है।
सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और ये 1883 में मिनीस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ था। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेज़ी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छे फिल्में बनने लगी। तो भारत में सबसे पहली फिल्म मूक फिल्म बनी थी, मतलब बिना आवाज़ की, 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद 2 दशक में कई और मूक फिल्में बिना आवाज़ की फिल्में बनती थी शुरू में। बाद में 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद की बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। आज़ादी मिलने के बाद जहाँ एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का भी रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब, मोदी गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार। इंटरनेट अब एक और माध्यम जो लोकप्रिय है आज के टाइम में, इसके बिना तो हमारी पढ़ाई भी आजकल नहीं होती है और एक दूसरे से हम जुड़ भी नहीं पाते हैं। इंटरनेट तो सबसे अच्छा माध्यम बन चुका है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद है। इसकी पहुँच दुनिया के कोने कोने तक है और रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। इसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाले अखबार को पढ़ सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, सिनेमा देख सकते हो, किताब पढ़ सकते हो। विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हो। तो ये एक अंतःक्रिया माध्यम है, यानी इसमें मूक दर्शक नहीं है। आप सवाल जवाब, बहस, मोबाइल में भाग लेते हैं, आप चैट कर सकते हैं। मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रकार बन सकते हैं। तो हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट में जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है, वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं। पहली खामी तो यही है कि इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी खामी, इसका दुरुपयोग करते हैं लोग। हाल ही के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई। तो इंटरनेट से तो जुड़कर लोग आत्महत्या तक भी कर लेते हैं और कई गेम खेलते हैं जिसमें बच्चे अपनी जान तक खो बैठते हैं। तो इंटरनेट का ऐसा माध्यम बन चुका है जहां हमें बहुत कुछ उपलब्ध करवाता है, उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाता है, वहीं ये कहीं ना कहीं किसी के लिए घातक भी है। अभी जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का ज़बरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। जो अखबार नहीं पढ़ते वे रोज़मर्रा की खबरों के लिए रेडियो, टीवी पर निर्भर रहते हैं। तो हम जनसंचार से कहीं ना कहीं जुड़े ही हैं। कुछ लोग अखबार पढ़ते हैं, तो कुछ टीवी से खबर सुनते हैं, तो कुछ रेडियो से सुनते हैं, कुछ इंटरनेट के ज़रिए जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन हर इंसान किसी भी तरीके से जनसंचार से अवश्य जुड़ा है। खरीद प्राप्त के हमारे फैसले तक विज्ञापनों का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक शादी ब्याह के लिए भी लोगों की अखबार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। टिकट बुक कराने, टेलीफोन का बिल जमा कराने, इन सब सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फुर्सत के क्षणों में टीवी, सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक और फिल्मों के जरिए अपना मनोरंजन भी करते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों ने जहाँ एक और लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं उसके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम जनसंचार माध्यमों के प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाय उसे सक्रिय तरीके से सोच विचार करके आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करें। मतलब उसकी जो गुणवत्ता है उसी को हम अपनाएं, उसके दुरुपयोग से हम बचें। तो बच्चों, ये जनसंचार के माध्यम हमने टीवी, रेडियो, अखबार, पत्रकारिता, इंटरनेट
सिनेमा, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। इनके गुण दोष देखे, इनके उद्देश्य देखे। आपको आशा है जनसंचार का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।